हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 10 करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अब तक हम लोग इसके 9 पार्ट्स कर लिए हैं। पार्ट 1 में इस चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया गया, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के काउजेस को डिस्कस किया गया और इन दोनों की वजह से कैसे जर्मनी शामिल हुआ इसको डिस्कस किया गया। पार्ट 2 में बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक डिस्कस किया गया। पार्ट 3 में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म डिस्कस किया गया। पार्ट 4 में द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन डिस्कस किया गया। पार्ट 5 में हिटलर राइज टू पावर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, दो टॉपिक डिस्कस किया गया। पार्ट 6 में रिकंस्ट्रक्शन और नाजी वर्ल्ड व्यू, दो टॉपिक डिस्कस किया गया। पार्ट 7 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल यूटोपिया और द रेशियल यूटोपिया डिस्कस किया गया। पार्ट 8 में स्टेप्स टू डेथ यूथ इन नाजी जर्मनी, इसको डिस्कस किया गया। पार्ट 9 में नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, इसको डिस्कस किया गया। और इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा है, एक एक हिस्से को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ विथ नोट्स जो कि बोर्ड पर रहता है उसको हम लोगों ने डिटेल में पिक्चर वाइज इस वीडियो में देखा है। तो ये सारे पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक सारे वीडियोस के लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10। फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट 2 नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट और लास्ट में एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2। इसमें एक छोटा सा ब्रीफ है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मेनी जर्मन्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आईज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि ऑर्डिनरी पीपल इस देश में जर्मनी में कैसे देख रहे थे, उनका क्या सोचना था, वो कैसे इन सारी चीज़ों को जो कि जीव्स के अगेंस्ट हो रहा था, जो अनडिजायरेबल कैटेगरी बनाकर 50 से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ किया जा रहा था, वो सब कुछ कैसे नॉर्मल वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल देख रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। मेनी जर्मन सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। अब नाजिज्म और आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा इतना पावरफुल था कि लोग के दिल दिमाग में बिल्कुल नाजी आइडिया चलना शुरू हो गया। लोग उतना नफरत पहले नहीं भी करते थे, तो उसके बावजूद ये आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा इतना अच्छे से फंक्शन किया कि लोग भी अब नाजिज्म को सोचना शुरू कर दिए, नाजिज्म के आइडियल्स पे चलना शुरू कर दिए और उन्होंने भी जीव्स से नफरत करना स्टार्ट कर दिया। Their hatred and anger automatically rose when they saw a Jew. They marked the houses of Jews and reported about suspicious neighbors. इसमें ये बताया गया कि वो ज्यूज से इस हद तक नफरत और गुस्सा थे कि वो ज्यूज को देखते ही उनसे नफरत करना स्टार्ट कर देते थे। नफरत उनके दिलो दिमाग में इस हद तक बैठ गया था कि वो ज्यूज से भी नफरत करना शुरू कर दिए। अनडिजायरेबल कैटेगरी के बाकी अलग अलग रशियन, पोल्स या और भी जो भी कैटेगरी थे उन सभी से वो हैटर्ड और एंगर दिखाना स्टार्ट कर दिए। साथ में बताया गया कि जिन लोगों पर उनको शक होता था उसका रिपोर्ट भी वो पुलिस में कर देते थे। ऐसे वो उनके नेबर्स हों या कोई भी और लोग हो, सभी के बारे में जिनकी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती थी उनके घरों को मार्क कर देते थे, पुलिस में रिपोर्ट कर देते थे। दे बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरली। इन सभी को लगता था कि नाजिज्म ही एक ऐसा अंतिम उपाय है जो जर्मनी को प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे ले जाएगा। जब जर्मनी खुद प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ रहने वाले नाजी फॉलोअर्स को भी इसका फ़ायदा होगा और इनका लाइफ भी बिल्कुल प्रॉस्पर हो जाएगा और लग्जरी हो जाएगा। However, not all Germans favored Nazism. Some of them organized active resistance to Nazism, braving police repression and death. इन सब के बावजूद ऐसे बहुत सारे एक्टिव लोग थे जिन्होंने नाजिज्म का विरोध किया, इस ऑर्गेनाइज्ड किलिंग और मर्डर का विरोध किया और ये सब लोग जमकर पुलिस का भी विरोध किए, उनके एक्टिविटी का भी विरोध किए। ये सब जानते थे इस सब के बावजूद
कि वो कहीं से इस मकसद में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर भी उन्होंने विरोध किया और अल्टीमेटली उन्हें भी डेथ झेलना पड़ा। बट द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स वेयर टू स्कैटर्ड टू एक्ट, टू डिफर और टू प्रोटेस्ट। लेकिन एक लार्ज कम्युनिटी जर्मनी का ये जानता था कि नाजिज्म का, हिटलर का विरोध करके इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर इस सारे हैटर्ड को, नाजिज्म को, अनडिजायरेबल के खिलाफ जो कुछ भी ऑर्गेनाइज तरीके से मासिव किलिंग और मर्डर हो रहा था उन सब को होते हुए देख रहे थे और उस पर कोई विरोध नहीं कर रहे थे। Pastor Niemöller, a resistant fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans. Pastor Niemöller एक रेसिस्टेंट फाइटर थे, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। वो क्या ऑब्जर्व किया? तो यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, ना हिटलर के खिलाफ, ना नाजिज्म के खिलाफ, ना इस ऑर्गेनाइज्ड मास किलिंग के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक अनकैनी साइलेंस है, यानी लोग चुप हैं, सब कुछ गलत हो रहा है फिर भी लोग चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। Amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in Nazism, और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल्कुल अनडिजायर्ड कैटेगरी बनाकर उनके साथ किया जा रहा था, और उन सभी कैटेगरीज में 50 से ऐसे अलग अलग रेस के लोग थे और उन सभी को इस हैटर्ड का सामना करना पड़ रहा था, और ये सब कुछ जर्मनी में होते हुए ऑर्डिनरी पीपल देख रहे थे। The Jews lost their sense of dignity and self-respect. According to the Charlotte Bardot, Jews themselves began believing in the Nazi stereotype about them and dreamed about their hooked nose, black hair and eyes. इसमें एक और नाम अभी शामिल होता है, वो ये चार्लोट बर्डेट का। चार्लोट बर्डेट का मानना था कि नाजिज्म और हिटलर के समय जो जर्मनी था उसमें ऑर्डिनरी पीपल और खासकर ज्यूज या जो भी अनडिजायरेबल कैटेगरी के लोग थे, ये सब लोग अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके थे और उसके लिए फाइट भी नहीं कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो करने से कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि नाजिज्म में हिटलर और उसके एसोसिएट्स इतने पावरफुल थे कि ये सब कुछ होते हुए वो देखते नहीं। जो लोग भी ऐसे हिटलर और नाजिज्म का विरोध करते उनको पकड़ते और उनकी मासिव किलिंग करते। अकॉर्डिंग टू द चार्लोट बर्डेट, ज्यूज देमसेल्फ बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप। उनके अनुसार, चार्लोट बर्डेट के अनुसार, अब नाजिज्म और प्रोपोगेंडा इतना हद तक पावरफुल हो गया था कि ज्यूज खुद भी सपनों में अपने बारे में बुरा ही देखते थे। इतना ज़्यादा प्रचार हो चुका था, इतने ज़्यादा पोस्टर, बैनर चारों तरफ जर्मनी में डाले हुए थे ज्यूज के खिलाफ कि वो कैसे दिखते हैं, स्टीरियोटाइप। तो इन सभी की वजह से क्या हुआ कि ज्यूज खुद अपने सपनों में भी अपने लिए बुरा ही देखते थे। उनको लगता था कि उनके नोज हुक्ड हैं, ऐसे नोज हैं, हुक्ड नोज हैं, और उनको यही लगता था कि उनके बाल काले हैं, ठीक है, उनको यही लगता था कि उनके बाल काले हैं, उनकी आंखें काली है, उनके नोज हुक्ड हैं, और इस तरीके से वो अपने बारे में भी बुरा ही सोचते थे। उनको हमेशा यही डर रहता था कि कब किस जगह पर कौन नाजी उन्हें पकड़ लेगा और उनको फिर गैस चैम्बर में ले जाकर मार देगा। तो इस तरीके से एक्चुअल मरने से पहले वो कई बार मर चुके रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट का मतलब होता है महाध्वंस। इसमें मासिव किलिंग हुआ ज्यूज का, 6 मिलियन ज्यूज इसमें मारे गए। इसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड में बात करें तो 60 लाख पीपल ज्यूज थे और सिर्फ ज्यूज 60 लाख मारे गए इस हॉलोकास्ट में। The Holocaust was the systematic bureaucratic state sponsored persecution and murder of 6 million Jews by Nazi regime and its collaboration। तो बोला गया कि नाजी शासन और साथ में उस शासन को सपोर्ट करने वाले और भी लोग जो आसपास में पपेट रेजिम बनाकर जर्मनी के आसपास में ऐसे शासन तंत्र व्यवस्थित किए गए थे जो हिटलर के पपेट्स थे, डमी थे। तो उन सभी के द्वारा जो ज्यूज मरे उनकी संख्या 6 मिलियन थी, 60 लाख पीपल, और ये एक सिस्टमैटिक तरीके से मारा गया।
ब्यूरोक्रेटिक को भी इसमें शामिल किया गया, सारे ऑफिसर्स को इस काम में शामिल किया गया। सरकार ने खुद इसके लिए जो भी खर्च था वो खर्च किया, चाहे वो अलग अलग तरीके से प्रोपोगंडा के लिए हो, चाहे मूवीज हो या फिर पोस्टर बैनर हो या फिर उनके लिए गेट हाउस बनाने की बात हो या उनको डिपोर्ट कर कर ट्रेन से लाने की बात हो या उनके लिए गैस चैम्बर बनाने की बात हो ऑस्टविच या उसके जैसे और भी बाकी शहरों, तो सभी जगहों पे जो भी खर्च हुआ उसमें जर्मनी की सरकार ने खर्च किया। और इस तरीके से सिस्टमैटिक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से ये मासिव किलिंग और मर्डर किया गया, जिसमें सिर्फ ज्यूज 6 मिलियन मरे और ऑलमोस्ट इसमें बाकी लोगों की संख्या तो करोड़ों में है मरने वालों में। The Jews wanted the world to know about the atrocities and sufferings that they had endured. Jews चाहते थे कि जो कुछ भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो भी सफरिंग्स वो झेल रहे हैं, उससे पूरा वर्ल्ड जाने। So they spread knowledge about their plight in the following manners. और इस तरीके से उनके वजह से उन लोगों ने एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया जिससे कि पूरे वर्ल्ड को इस अत्याचार के बारे में पता चला। Every sufferer wanted to live for a short time after Germany's defeat just to tell the world about his her suffering. बोल रहा है कि जो भी सफरर्स था, जो भी अनडिजायरेबल कैटेगरी के 50 से ज़्यादा रेस के लोग थे, वो सब लोग चाहते थे कि वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी हार जाए और हारने के बाद उनको सिर्फ उनके लाइफ का आधा घंटा जीवन बच जाए। उस आधे घंटे का वो डिमांड इसलिए कर रहे थे कि वो चाहते थे कि वर्ल्ड को इस सफरिंग के बारे में, इस हॉलोकास्ट के बारे में, इस इतने बड़े कत्लेआम के बारे में, मासिव किलिंग मर्डर के बारे में, हिटलर के सारी योजनाओं के बारे में वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, मीडिया को बता सकें। इसलिए वो चाहते थे कि उनका जीवन वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने, जर्मनी के हारने के बाद सिर्फ आधा घंटा भी बचा रहे तो वो पूरे वर्ल्ड को ये बता दें, उसके बाद मरें। Many diaries have been found in ghettos and camps written the Jews describing their conditions. यहाँ बोला गया कि घेटोज और कैंप्स में अनडिजायरेबल कैटेगरी के लोगों को रखा जाता था और वहाँ पर ये दिन रात अपने मौत का, अपने किल होने का, डेथ होने का ड्रीम भी देखते थे और ये होना भी था। तो जब तक उनके पास समय था तब तक वो बहुत सारे डायरीज और छोटे छोटे नोट्स लिखते थे और उन नोट्स को लिखकर वहाँ जमा रखते थे। दूध के टीन के कनस्तर जैसे, अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज भी आ रहा होगा, दूध के टीन के कनस्तर में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, डायरीज को उन्होंने छुपा दिया और जब उन्हें लगा कि अब वो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाएंगे तो उसी घैटोज में, ज़मीन में उस दूध के टीन के कनस्तर को गाड़ दिया और वो दूध का टीन का कनस्तर 1950 में मिला, 1950 में, 5 साल के बाद। तो इस तरीके से ये ज्यूज चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड को उनके बारे में जो कुछ भी एट्रोसिटीज़ और सफरिंग्स वो झेल रहे हैं, अत्याचार उन्होंने झेला है, शोषण झेला है अपने कैटेगरी के लोगों के साथ, तो उन पूरे वर्ल्ड को ये बातें पता चलें। The history of Holocaust lives in memories, fictions, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today. और इस तरीके से इस हॉलोकास्ट के बारे में वर्ल्ड में आज भी ऐसे बहुत जगह पर ऐसे मेमोइर्स, फिक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़ या फिर छोटे बड़े शॉर्ट फिल्म्स ऐसे बहुत कुछ बने हुए हैं और वर्ल्ड में ये आज भी अवेलेबल हैं, हम चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी साथ में आपके एक पिक्चर भी आ रहा है जिसमें डेनमार्क का एक शिप भी दिखा रहा है। डेनमार्क ने अपने देश में, उनके देशों में ज्यूज ज़्यादा हैं संख्या में, तो जर्मनी से ऐसे ज्यूज को उस शिप में भरकर अपने डेनमार्क ले गए। वो जर्मनी से ऐसे ज्यूज को निकाले भी और ऐसे बहुत सारे ज्यूज को उन्होंने बचाया, निकाला। तो इन सभी ने जाकर डेनमार्क में ऐसे स्टोरीज बताई, अपने एट्रोसिटीज़ के बारे में बताया, अपने सफरिंग्स के बारे में बताया और इस तरीके से इस हॉलोकास्ट के बारे में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पता चला। आइए अब हम लोग देखते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और स्टार्ट और उसका एंड कैसे हुआ। Following the policy of expansion in September 1939, Germany invaded Poland and this marked the starting of the
वर्ल्ड वॉर टू मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ पोलैंड द वर्ल्ड वॉर वाज ऑल्सो स्टार्टेड विथ फ्रांस एंड यूके। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया, फ्रांस और यूके ने उसका विरोध शुरू कर दिया। इस तरीके से 4 देश एक साथ शामिल हो गए, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, यूके। इन सितंबर 1940 a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan। हम लोगों ने पीछे के पार्ट में देखा है कि किस तरीके से यूएसएसआर, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, इट मीन्स इंग्लैंड, एक ट्रीपार्टाइट पैक्ट में शामिल हुए थे और इससे जर्मनी नाराज था। तो जर्मनी ने भी एक ट्रीपार्टाइट पैक्ट कर लिया सितंबर 1940 में। किसके साथ जर्मनी ने यह काम किया? इटली और जापान के साथ। पपेट रेजिम्स वाज एस्टैब्लिश्ड। पपेट रेजिम्स का मतलब कि ऐसे डमी सरकारी और शासन तंत्र ऐसे आसपास जर्मनी और उसके देश के अंदर, देश के आसपास की सीमाओं पे ऐसे बहुत सारे पपेट रेजिम्स एस्टैब्लिश किए गए जो नाजिज्म को और हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे। हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन यूएसएसआर इन जून 1941। हिटलर ने यूएसएसआर पर जून 1941 में अटैक कर दिया। ये हिटलर का बिगेस्ट हिस्टोरिक ब्लंडर था। हिटलर ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूल कर दिया। कैसे? क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रांस और ब्रिटेन से वेस्टर्न फ्रंट पे वॉर झेल रहा था और उसने ईस्टर्न पार्ट पे यूएसएसआर पर अटैक कर दिया। अब एक देश जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से वो इस वॉर में शामिल हो गया और उसके लिए एक प्लान, एक पॉलिसी बनाकर ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड को कवर करना मुश्किल हो गया। दोनों फ्रंट पे विन करना असंभव हो गया। इस तरीके से क्या हुआ आगे कि यूएसएसआर की आर्मी को जर्मनी की आर्मी खदेड़ते हुए स्टालिनग्राड तक गई। रसिया का पार्ट है स्टालिनग्राड, और रशियन आर्मी भी धीरे धीरे पीछे हटती चली गई स्टालिनग्राड तक। और रास्ते के जितने भी जीवन के लिए जरूरी चीजें थी, जैसे कि घर, जैसे पेड़, जैसे पानी, जैसे भोजन, वो सब कुछ में उस बर्बाद करते हुए रशियन आर्मी पीछे हटने लगी। ठंड का मौसम था और इस तरीके से उनको पता था कि ये बात जर्मनी को और जर्मन सिपाहियों को नहीं मालूम है, तो वो अपने साथ इतना बड़ा सामान लेकर तो आएंगे नहीं, वो वेपन लेकर आएंगे, वॉर करने आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जानकर रसिया ने सारे जितने जलीय स्रोत थे, वाटर रिसोर्सेज, उसमें उन्होंने पॉइजन मिला दिया, खाना पीने का हर चीज, फसल वगैरह को जला दिया, आग लगा दिया, घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया, ताकि जब जर्मनी की सेना स्टालिनग्राड की तरफ आगे बढ़े तो उनको सर छुपाने के लिए छत नहीं हो, बर्फ से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो आग भी सिर्फ आग ही जला सके, वो भी खुले मौसम में, खुले आसमान के नीचे, और कुछ भी खाने के लिए नहीं हो, उनके लिए पीने के लिए कोई पानी नहीं हो। और इस तरीके से स्टालिनग्राड तक रशियन आर्मी पीछे हटती चली गई। जब जर्मनी की सेना उनको खदेड़ते हुए स्टालिनग्राड यानी रशियन पार्ट तक गई तो उन्हें लगा कि हम जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि स्टालिनग्राड में रशियन रेड आर्मी ने बहुत बुरी तरीके से जर्मनी की सेना को परास्त किया, हराया। और उसके बाद अब वहां से स्टालिनग्राड से जर्मनी के हार्ट सिटी बर्लिन तक जर्मनी की सेना भागना शुरू की, और वहां स्टालिनग्राड रसिया से रशियन रेड आर्मी उनको हाउंड की मतलब उनका शिकार की पीछा करती गई। कहां तक? जर्मनी के कैपिटल सिटी बर्लिन तक। और इस तरीके से जब रशियन आर्मी उन्हें खदेड़ती हुई जर्मनी की तरफ जा रही थी तो रास्ते में जितने भी जर्मन सैनिक मिले उनको बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मारा। द यूएसएसआर आर्मी inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad and chased them to the Berlin। यही पॉइंट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। The US entered the war when Japan extended its attack to the US naval base Pearl Harbor। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब तक इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब जापान ने यूएसए के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे अटैक किया, उसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, डुबो दिया, तो इससे अमेरिका
तिलमिला गया और उसने अटैक स्टार्ट कर दिया और उसने भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने की घोषणा कर दी। हिटलर एक्सेप्टेड डिफीट इन मई 1945 एंड द वॉर एंडेड इन सितंबर 1945। हिटलर ने मई 1945 में बता दिया कि अब जर्मनी डिफीट हो गई है, उसने एक्सेप्ट कर लिया जर्मनी का डिफीट वर्ल्ड वॉर 2 में, और इस तरीके से सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म भी हो गया। और ख़त्म कैसे हुआ? जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 के फर्स्ट वीक में ये 2 एटम बम गिराए, उससे पूरी दुनिया थर्रा गई, पूरी दुनिया डर गई अमेरिका के पावर के सामने, और जापान भी इससे शांत हो गया। और उसके कुछ महीना पहले यानी कि मई 1945 में हिटलर ने खुद भी सुसाइड कर लिया, खुद को गोली मार लिया। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और इस तरीके से आज का ये चैप्टर और लास्ट टॉपिक भी खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट से करेंगे। हम लोग क्या स्टार्ट करें इसके बारे में आप गेस कीजिए, गेस कर लेंगे तो उसको कमेंट में लिखिए। आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।